subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the anticoagulants, the basic drug classifications and the mode of action, and I will also discuss about the difference between the हिपेरिन एंड द वारफेरिन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीकोगुलेंट्स के बारे में, उनके बेसिक क्लासिफिकेशंस के बारे में, ड्रग के बारे में और क्या उनके मोड ऑफ एक्शन है। साथ में हम बात करेंगे आपके जो हिपेरिन है एक तरीके से आपके पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स है, और आपका वारफेरिन है जो कि आपका ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं। उनके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जीपेट एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और and the other subject like organic chemistry or pathophysiology, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So anticoagulants मीन्स ऐसे ड्रग जो कोगुलेंट्स के अपोजिट काम करते हैं, नाम से ही है एंटीकोगुलेंट्स। तो हमने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कोगुलेंट्स का, जिसमें आपका विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग था। तो अल्टीमेटली कोगुलेंट्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड है, तो ब्लड की जो क्लॉटिंग प्रोसेस है, कोगुलेशन पाथवे हैं, उनको इनिशिएट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और ब्लड को क्लॉट कराने के लिए हेल्पफुल करते हैं। लेकिन ये ड्रग जस्ट उनके अपोजिट है, मीन्स ये ड्रग जो ब्लड कोगुलेशन पाथवे हैं उनको इनिबिट करता है। अल्टीमेटली ब्लड क्लॉटिंग को इनिबिट करेगा हमारे बॉडी के वेसल्स के अंदर में। तो ये क्यों करता है, बेसिकली हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो कोगुलेंट्स हैं उसको हम बेसिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में देते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर में हेमरेज कंडीशन हो या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, तो उस कंडीशन में हम लोग एंटी कोगुलेंट्स ड्रग देते हैं, जैसे विटामिन के हैं। लेकिन इस पर हम कब देंगे, तो समझते हैं हम पूरी थ्योरी क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि आपका जो ब्लड वेसल्स हैं, सपोज ये आपका ब्लड वेसल्स हैं, इसमें आपकी ब्लड जो है फ्रीली फ्लो करते रहते हैं, ठीक। तो किसी भी इंजरी कंडीशन पे अगर आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली ब्लड क्या होगा, लीक करेगा। तो इस लीकिंग को, ब्लड के लीकिंग को ही रोकने के लिए जो कोगुलेंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर में, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और इस ब्लीडिंग को ब्लॉक करते हैं एक तरीके से। यहाँ पे एक तरीके से आपका ब्लड क्लॉट बनाएंगे, तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में। लेकिन एंटीकोगुलेंट्स क्या करता है, इसके अपोजिट काम करता है। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर में इंटरनली जो ब्लड क्लॉट है उसको होने नहीं देता, उसके प्रोसेस को इनहिबिट करता है। तो अब ये क्यों ज़रूरी है, आप समझते हैं थोड़ा वन बाय वन। सपोज ये आपका ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर में क्या होता है, ब्लड होते हैं, ठीक है। तो जब आपकी एजिंग्स होती हैं या आपकी जो डाइट प्रॉपर्ली नहीं होती हैं, या किसी कारणवश आपकी बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, आपके हाई लिपोप्रोटीन्स हैं, ये सब जो हैं एक तरीके से फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करते हैं, और वो जो ब्लड के अंदर में है एक तरीके से थिकनिंग के काम करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग पाथवे को एक्टिवेट करेंगे। तो अगर इंटरनली ब्लड क्लॉट हुआ, तो अगर किसी कारणवश जो है आपका इंटरनली जो है ब्लड क्लॉट हुआ, तो अल्टीमेटली जो वेसल्स का जो आपका जो फ्लोइंग नेचर है ब्लड का, वो कम होगा। अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई का जो है, जो पाथवे हैं वो कम हो जाएगा, और जो ब्लड है की सप्लाई एक तरीके से यहाँ पे रुक जाएगी। तो अल्टीमेटली जो इस तरफ का ऑर्गन जो भी होगा, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, किडनी हो, जिसके भी वेसल्स होंगे, उन पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा। अल्टीमेटली ये इचीमिया या हाइपोक्सिया कंडीशन को कॉज करेगा, जो कि बहुत ही डेंजर कंडीशंस हैं। क्योंकि जितने भी आपके मेजर डिसीज़ हैं उनमें आपका इचीमिया या आपका हाइपोक्सिया इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, खासकर आपके ब्रेन हो गए या फिर आपके किडनी या फिर आपका जो हार्ट है, उन पे प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई होना ही चाहिए डेली कंटिन्यूसली। अगर वो किसी कारणवश इनहिबिट हो जाते हैं तो वो बहुत ही डेंजर कंडीशन हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं, आपके किडनी फेलियर हो सकता है, या फिर आपके हार्ट अटैक भी हो सकता है, जो कि आगे जाके मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस के रूप में ले लेता है। तो इसलिए जो है आपके इंटरनली जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर में कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, जो कि आपके हिपेरिन है। तो वो हम एक्सटर्नली भी दे सकते हैं। तो वो अल्टीमेटली इस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है और आपके जो ब्लड फ्लो है उसको फ्री फॉर्म में या फ्रीली वो फ्लो होने देता है, ताकि आपको हाइपोक्सिया इस्कीमिया ना हो, या फिर आपको उससे जो कॉम्प्लिकेशन डिसीज़ हैं, जैसे कि आपका IHD मीन्स इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ IHD, या फिर आपका जो ब्रेन स्ट्रोक हैं, या फिर आपके जो किडनी फेलियर हैं, वो ना हो सके। इसलिए कोगुलेशन और एंटीकोगुलेशन दोनों ही ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए।
तो उसी के लिए बहुत सारे ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं जैसे हिपेरिन, उसके अलावा हम उसको एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं वन बाय वन। सो बात करने पहले इसकी डिफिनेशन की। सो दीज ड्रग्स आर यूज टू रिड्यूस द कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड। तो जो भी कोगुलेशन एबिलिटी है आपकी ब्लड की उसको इनहिबिट करता है। कहने का मतलब सिंपल है कि ये कोगुलेशन का उल्टा मतलब क्लॉटिंग को कम करेगा, ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देगा। सो ड्रग बात करें हम लोग, उसमें दो ड्रग मेन होते हैं। एक होते हैं आपके पेरेंट्रल ड्रग्स जो कि हम उसको केवल पेरेंट्रल रूट से ही दे सकते हैं। सेकेंड है आपका ओरल एंटीकोगुलेंट्स जिसको हम ओरल भी दे सकते हैं। ठीक, तो बात करते हैं वन बाय वन। तो पेरेंट्रल ड्रग की बात करें उसमें मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग है या मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है आपका हिपेरिन। हम हिपेरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है हिपेरिन के फार्माकोलॉजी के बारे में, जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में आपके आने वाले क्लासेस में। तो बात करें हिपेरिन की, तो हिपेरिन आपकी ये आपका अनफ्रैक्शनेटेड है, मतलब कोई फ्रैक्शन इसमें हम लोग सेपरेट नहीं किए हैं। सेकेंड आपका लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन, मतलब हम जो भी आपके हिपेरिन है जो कि फ्रैक्शनेट अनफ्रैक्शनेट फॉर्म में होते हैं, लार्ज होते हैं, उनका मोलेकुलर वेट लार्ज होता है, उनमें जो स्मॉल फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और उसको भी हम हिपेरिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रग हैं आपके इनोक्सापेरिन, रेविपेरिन, नाइट्रोपेरिन, डाल्टेपेरिन, पर्नापेरिन, एर्डेपेरिन। तो ये जितने पेरिन्स हैं वो हिपेरिन डेरिवेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं हिपेरिन ही हैं। उनका जो मेन फंक्शन वो क्या है आपका इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो ये एक तरीके से जो है इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे कि बात करें हम थ्रोम्बिन की, थ्रोम्बिन एक तरीके से आपका प्रोथ्रोम्बिन से बनता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन जो है एक तरीके से आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो फाइब्रिन्स जो सोलबल होता है वो आपके जो फैक्टर नंबर 13 है उसके प्रेजेंस में या थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में वो फाइब्रिन इनसोलबल फॉर्म में होता है या क्लॉट फॉर्म में होता है। तो अल्टीमेटली ये जो ड्रग हैं वो एंटी थ्रोम्बिन ड्रग हैं, थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेंगे। तो बात करें इसके बेसिक मैकेनिज्म की, तो एक तरीके से ये जो हैं आपके एंटी थ्रोम्बिन 3 जो हैं, हम आगे बात करेंगे, एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। उसको बढ़ाने की वजह से जो हैं आपके जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, खासकर 2A और आपके 10A, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और उसके थ्रू जो है आपकी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट इनहिबिटर हैं आपके थ्रोम्बिन का। उसके अलावा जो हिपेरिन के अलावा आपका फोंडापेरिनक्स और आपका डानापेरानॉइड, ये भी ड्रग हैं जिसको भी हम एक तरीके से एंटी थ्रोम्बिन के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि पेरेंटली हम देते हैं। इनको हम ओरली नहीं देते हैं, इनको हम IM हैं या फिर आपके IV हैं या SC हैं, इनके थ्रू ही दे सकते हैं। ये पेरेंटली ड्रग हैं। अब आते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ये तो हो गया इनडायरेक्ट। सेकेंड आपको डायरेक्ट जो कन्वर्जन है आपके प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन उसको इनहिबिट करते हैं, मतलब डायरेक्टली थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को कम करेंगे। वो है आपके विलारिट्रुबिन और आपका एग्राट्रोबान। तो ये दो ड्रग हैं, विलारिट्रुबिन और आपका एग्राट्रोबान। ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर हैं, ये इनडायरेक्ट नहीं हैं, ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को कम करेंगे। सेकेंड आते हैं आप ओरल एंटीकोगुलेंट्स में। तो ओरल एंटीकोगुलेंट्स में जैसे कि आपके पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स में आपका हिपेरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। सेकेंड ड्रग है आपका विटामिन के एंटागोनिस्ट में वारफेरिन। वारफेरिन ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मेजरली शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस। इनके ही फार्माकोलॉजी आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी की फार्माकोलॉजी इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, केवल आपके उनका नाम और जो मोड ऑफ एक्शन है वो आपको याद रखना है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें आपके पहला है विटामिन के एंटागोनिस्ट। तो हम जैसे बात कर चुके हैं, विटामिन के एक तरीके से आपका इन कोगुलेंट्स हैं, बहुत ही अच्छा कोगुलेंट्स हैं। और ये एक तरीके से जो आपके क्लोटिंग फैक्टर्स हैं आपका 2nd, 7 और 9th एंड 10th, इन 4 जो क्लोटिंग फैक्टर्स है उनकी सिंथेसिस में हेल्पफुल करता है, उनकी सिंथेसिस को प्रमोट करता है। अगर विटामिन के एंटागोनिस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं इन क्लोटिंग फैक्टर्स, मतलब विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10, तो इनकी सिंथेसिस है अल्टीमेटली इनहिबिट होगी एंड डिक्रीज द कोगुलेशन पाथवे। तो ये बेसिक उसके मोड ऑफ एक्शन है आपके कैल्शियम विटामिन के एंटागोनिस्ट का। ड्रग के नाम है वारफेरिन, बिस हाइड्रोक्सीकोमरिन, इसको हम डाइकोमरॉल भी बोलते हैं। उसके अलावा एस्टेनोकोमरॉल और इथाइल बिस कोमास्टेट। तो ये आपके ड्रग हैं। ये सारे जो हैं एक तरीके से कोमरिन डेरिवेटिव होते हैं। कोमरिन का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखिए एक बार, आप पढ़े होंगे कोमोसी में। तो ये कोमरिन डेरिवेटिव होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी विटामिन के एंटागोनिस्ट हैं
वो। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर। ठीक है, तो अब अगर आपने ब्लड क्लॉटिंग पाथवेज पढ़े होंगे तो उसमें आपके एक है आपका इंट्रिंसिक पाथवे, एक है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक है आपका कॉमन पाथवे। तो XA एक तरीके से मेजर आपके एक्टिवेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो कि आपके जो थ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। तो एक से बहुत ही ज़रूरी है आपके इंट्रिंसिक के लिए भी और एक्सट्रिंसिक के लिए भी। तो अगर एक से को हम इनहिबिट कर दें कहीं ना कहीं तो जो कन्वर्जन है आपके थ्रोम्बिन का, आपके प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का, वो नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली ब्लड क्लॉटिंग जो पाथवेज हैं वो इनहिबिट हो जाएंगी। ठीक है, सो ड्रग की बात करें उसमें आपका रिवारोक्साबेन एंड एपिक्साबेन, तो ये दो ड्रग मेन हैं आपके डायरेक्ट क्लॉटिंग फैक्टर XA मीन्स एक्टिवेटेड एक्स क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर। ठीक, थर्ड है आपका ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। हम बात कर रहे हैं सेम इस क्लास की, ये भी डायरेक्ट हैं वो भी डायरेक्ट हैं, बट ये पेरेंटरली हैं वो ओरली हैं। ड्रग है आपका वो है डाविगा टेनेक्सिलेट, तो ये आपका मेन ड्रग हैं आपके ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर के। सो दीज आर द बेसिक ड्रग्स यूज्ड इन द एंटी कोगुलेशन थेरेपी या यूज्ड एज एंटी कोगुलेंट्स। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके जो बेसिक इंपॉर्टेंस हैं वो है आपका हिपेरिन और वारफेरिन। तो उनके बेसिक जो शॉर्ट आपके पॉइंट्स हैं क्या वो उनकी डिफरेंस हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो जो पहला डिफरेंस तो पता ही है आपका, ये आपका पेरेंट्रल है हिपेरिन और आपका वारफेरिन जो है ओरल है, ये तो पता ही है। इसके बाद बात करें हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो पहला आपका केमिकल डेरिवेटिव्स। तो ये कौन से केमिकल डेरिवेटिव्स होते हैं, तो बात करें हम लोग हिपेरिन की, तो हिपेरिन तरीके से इंडोजिनस कंपाउंड्स हैं एंड दे आर सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स ऑफ डी ग्लूकोसामिन एंड द डी ग्लूकोनिक एसिड। तो डी ग्लूकोनिक एसिड और डी ग्लूकोसामिन का एक तरीके से पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो उसको स्मॉल भी हम जैसे कि बात करें लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन की वो भी होते हैं। आपको वारफेरिन जो है बात कर चुके हैं कि ये कॉमरिन डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका मैग्नीज्म एक्शन। तो बात करें इसके मैग्नीज्म एक्शन की, तो क्या है आपका इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर मींस दे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 एंड रिजल्ट इन इनहिबिट द फैक्टर एक्टिविटी ऑफ फैक्टर 2A एंड 10A। तो ये 2 और 10 की एक्टिविटी को, जो फैक्टर नंबर 2 है आपके और 10 है, उसकी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं ये कम करते हैं आपके हिपेरिन। ठीक है, बात करें काइनेटिक की, तो इसको हम जो है IV और SC के थ्रू दे सकते हैं क्योंकि पेरेंट्रल हैं, हिपेटिक के थ्रू या फिर आपके रेटिकुलो इंडोथेलियल के थ्रू ये एलिमिनेशन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। एंड जो T-हाफ है अप्रोक्सीमेटली होता है 2 आवर होता है, ये बहुत ही रैपिडली काम करता है। और बात करें इसकी हम देने की, तो इसको ये जो है आपके प्लेसेंटल और ब्लड ब्रेन बैरियर दोनों को ही क्रॉस नहीं करता, ये दोनों के लिए सेफ होते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें हम लोग वारफेरिन के केस में, तो वारफेरिन का जो मेन मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, दे डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 10, 9 एंड 10। 2 होता है आपका क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। 7 क्या होता है आपका, 7 है आपका प्रोकन्वर्टिन है। 9 है आपका क्रिसमस है और आपका जो 10th है वो आपका स्टुअर्ट है। तो ये आपके बेसिक मैकेनिज्म एक्शन है आपके वारफेरिन का। बात करें काइनेटिक की, तो ये ओरल ड्रग है, हम उसको ओरली ही देंगे और आपका ये 90% प्रोटीन बाइंडिंग होता है। आपकी बात करें लीवर सिस्टम मेटाबॉलिज्म होता है, T-हाफ आपका 30 घंटा तक हो सकता है, लेकिन ये जो है एक तरीके से स्लो एक्शन देता है और साथ साथ ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है। इसलिए जो प्रेगनेंसी कंडीशन है उसमें हम हिपेरिन को प्रीफर करते हैं, वारफेरिन को हम यूज़ नहीं करते। दे कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी कंडीशन, इसको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इजीली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और टेरोजेनिक इफेक्ट शो करता है। तो ये उसके बेसिक पॉइंट्स आपके वारफेरिन का लेकर। अब आते हैं इनके एंटागोनिस्ट को लेकर, तो बात करें एंटागोनिस्ट की, मीन्स द ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, मीन्स ऐसे ड्रग जो इनके एक्शन को ब्लॉक करेंगे वो इनके एंटागोनिस्ट होंगे। अगर किसी कारणवश आपके हिपेरिन या वारफेरिन का डोज ज़्यादा हो गया, उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए हम एंटागोनिस्ट की यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटीडोट। तो उसमें हिपेरिन के लिए है आपका प्रोटामिन सल्फेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका GPAT में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए कि प्रोटामिन सल्फेट एक तरीके से हिपेरिन का एंटागोनिस्ट है, उसके एंटीडोट में हम यूज़ कर सकते हैं।
सेकेंड है आपका वारफेरिन के लिए विटामिन के, क्योंकि विटामिन के का एंटागोनिस्ट आपका सोडियम, वारफेरिन सोडियम है, तो इसका एंटागोनिस्ट, इसका अपोजिट जो है एक तरीके से विटामिन के है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई रिसेप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करता है, इसलिए हम इसी दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो सकते हैं। एंटागोनिस्ट का जो वर्ड है वो एक तरीके से एंटी का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिसेप्टर के केस में बात नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दे अपोजिट या दे ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हेपेरिन, ओके, और वारफेरिन, ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बात करें इसके यूज़ की, तो इनको जो यूज़ है हम कहीं ना कहीं जो भी आपके वाल्वुलर डिसीज़ हैं जिसमें आपका ब्लड क्लॉट्स जमा होता है, चाहे बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस की हो, आपकी थ्रोम्बोसिस को हो, इम्बोलिज्म की हो, वाल्वुलर डिसीज़ की हो, उन पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हेपेरिन का जो बेसिक यूज़ किसमें होगा आपको, थ्रोम्बोसिस, इम्बोली एंड अनस्टेबल एंजाइना, क्योंकि एंजाइना में कहीं ना कहीं आपके जो वेसल्स हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनमें आपको क्लॉटिंग्स जमा हो जाता है, प्लेग जमा हो जाता है, उसके कारण जो है थ्रोम्बोस, उसको हम एथ्रोमा भी बोलते हैं, उस होने के कारण जो है आपको मायोकार्डियल इस्चीमिया या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा, इससे एंजाइना पेक्टोरिस भी होगा, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। बात करें हम लोग इसकी केस में वारफेरिन का, तो सेम यूज़ होगा थ्रोम्बोसिस, इम्बोलिज्म, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और इस्चीमिया एंड हार्ट वाल्व डैमेज, ये कुछ आपके डिसीज़ हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसके एडवर्स रिएक्शंस की, तो हेपेरिन एक तरीके से आपकी ब्लीडिंग, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट्स हैं, इसलिए ये अगर हम हाई डोज पे देंगे तो आपकी ब्लड जो है बहुत ही थिन हो जाएगा, और थोड़ी सी भी अगर चोट लगी तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। मीन्स इट में कॉज द हेमरेज और ब्लीडिंग कंडीशन, एंड इट में आल्सो कॉज द हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स एलर्जिक टाइप रिएक्शन एंड द ऑस्टियोपोरोसिस, ये ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉज कर सकता है आपका हेपेरिन। बात करें हम वारफेरिन की, तो एलोपेसिया, डर्मेटाइटिस एंड द टेराडोजेनिक इफेक्ट्स, तो ये एलोपेसिया कर सकता है, मीन्स आपके जो गंजापन जिसको बोलते हैं वो भी कॉज कर सकता है, बाल झड़ जाते हैं। उसके बाद डर्मेटाइटिस, आपके जो इन्फ्लामेशन है आपके स्किन पे वो कर सकता है, और आपका ये टेराडोजेनिक ड्रग है, मीन्स जो मदर टू फीटस क्रॉस कर सकता है इजीली, और ये बच्चों के लिए या जो बेबी हैं आपके मदर के अंदर पे जो फीटस हैं उनके लिए हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है, इसलिए आपके टेराडोजेनिक ड्रग हैं, इसलिए जो है हम इस वारफेरिन को प्रेगनेंसी कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं। So these are the basic difference between the heparin and warfarin and the most important point of this lecture. Okay, and if you want to note, please take a screenshot. And in my upcoming class, I will discuss about the detailed pharmacology of these anticoagulants. And in last, if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.